नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में अब नामांकन हो चुके हैं और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख में 3 दिन का समय है। नामांकन वापस लेने से पहले अगले 3 दिनों में किस तरह की राजनीतिक सौदेबाजी होगी, ये काफी देखना दिलचस्प होगा। काफी नाम जो है वो वापस लिए जाएंगे, काफी पर दबाव होगा और कुछ दबाव दूसरों पर बनाएंगे। तो चुनावों में हर बार ये जो आखिरी नामांकन से पहले का दबाव की जो राजनीति होती है, उसमें कितनी सौदेबाजी होती है, ये भी हमारे दर्शकों को और जनता को और मतदाता को जानना जरूरी है। जनता को इससे वाकई में कोई फायदा होता है, क्योंकि जो दावेदार जो नामांकन भरता है और जो नामांकन वापस लेता है, दरअसल उससे जनता का कोई वास्ता अगर है तो वो किस तरह। आज अगले 1 घंटे में हम इसी पर खास चर्चा करेंगे हमारे मेहमानों के साथ। हमारे साथ शिवचंद्र साहू है, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। भीमराज जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। चंद्रमुखी रेपस्वाल हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है। जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, सनी सेबेस्टियन जी वरिष्ठ पत्रकार, महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार और ओम माथुर जी अजमेर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत भीमराज जी आपसे करना चाहेंगे। भीमराज जी जुड़ रहे तब तक शिवचंद साहू जी देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, और बीजेपी के भी बहुत बागी चुनावी मैदान में है। वो जो बागी चुनावी मैदान में है, राजस्थान के हर हिस्से में नामांकन वापस लेने का प्रयास पार्टी करेगी कि वो आपके जो कैंडिडेट अनाउंस्ड हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाए। हेलो। हाँ शिवचंद जी, ये सवाल मेरा आपसे था। हाँ जी, शिवचंद साहू बोल रहा हूँ। बोलिए शिवचंद जी, मेरा ये सवाल था कि बीजेपी के जितने भी बागी बगावती निर्दलीय खड़े हुए हैं चुनावी मैदान में, उनके नामांकन वापस को लेकर पार्टी की तरफ से कैसे प्रयास होंगे? भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, ज्यादातर जगह पर उन्होंने ही अपने आवेदन किए हैं। कुछ जगह पर टिकट की आशा में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने आवेदन जो है रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष पेश किए हैं। वो हमारे सारे संपर्क में है। पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी जो है वही मैदान में रहेंगे। वो कार्यकर्ता जो हैं वो अपना आवेदन वापस ले लेंगे। 9 तारीख से पहले पहले सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यानी कि आपका दावा है शिवचंद जी कि जितने बागी बगावती हैं बीजेपी के, वो सारे वापस ले लेंगे नाम? बीजेपी की जो बगावत जिन लोगों ने की है, उन बगावत से भी हम सारे संपर्क में हैं। शीर्ष नेतृत्व है, उनको जो है कन्विंस कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने अपनी सहमति भी जताई है। छोटी मोटी बातें उनके बीच में रही है। करीब करीब हम इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि जो बगावत करने वाले लोग हैं उनकी गलतफहमी हम दूर करेंगे, पार्टी की मुख्य धारा से जोड़ेंगे और कुछ जगह को छोड़ करके करीब करीब सभी जो है अपना आवेदन कुछ वापिस ले लेंगे। कुछ लोग जो है वो पार्टी की मुख्य धारा से जुड़ेंगे, तो इस वजह से उनको जो है कार्यकर्ताओं का स्थानीय दबाव आएगा, इस वजह से वापिस लेंगे। जी, तो मतलब 3 दिन में आप समझा देंगे जो 5 साल में पार्टी उनको समझा नहीं पाई है। मतलब 5 साल में तैयारी करता है विपक्ष में रहते हुए कि किस कैंडिडेट को हमें इस विधानसभा क्षेत्र के लिए अनुकूल हम मानते हैं। पार्टी के पास जो फीडबैक आता है, सर्वे और फीडबैक के आधार पर पार्टी ने सभी उम्मीदवारों को जो है मौका दिया, सुना, और सबको टिकट देनी संभव नहीं थी, उनमें से एक को दिया। कई जगह जो है कुछ लोगों का असंतोष रहा कि मैं ज्यादा मजबूत था। उनका समीकरण अलग हो सकता है, पार्टी का नजरिया अलग हो सकता है। उस स्थिति में अब जब उम्मीदवारों को फाइनल नाम हो गए तो वो अपना दबाव कम करेंगे, पार्टी की मुख्य धारा से जुड़ेंगे और करीब करीब जगह हमारे संपर्क में है। हम सभी लोगों को मनाने में सफल हो जाएंगे।
भीमराज जाखड़ जी, आपका भी यस यही दावा है जो शिवचंद साहू जी का है कि सारे हाँ बगावती उनके वापस नामांकन अपना जो है वो वापस ले लेंगे? आपका भी यही दावा है भीमराज जी, जो आपकी कांग्रेस पार्टी के जितने बगावती हैं? पहले सबको मेरा नमस्कार। बगावती का मैडम जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस इसके अंदर सफल रहेगी और मैं अभी इसी काम को देख ही रहा था, इतने में आपका कॉल आ गया। बट जहाँ तक है 99% हम सफल हो गए और कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं आपको एक दावा करना चाहता हूँ, कांग्रेस अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर और कार्यकर्ताओं के बलबूते पर हम सरकार रिपीट हो रही है और 125 प्लस कांग्रेस की सीटें आ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और हम बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और भाजपा जो अपना विपक्ष की भूमिका निभाने में असफल रही है, उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि भाजपा नेताएं पहले इस पूरा 1 मिनट भीमराज जी आपको बोलते हुए नहीं हुआ है और आप कांग्रेस से सीधा भाजपा में आ गए। भाजपा के प्रवक्ता बैठे ना भाजपा में बोलने के लिए, आप अपनी बात करिए। मेरा सवाल ये है कि बड़ी संख्या में बगावती हैं, तो कैसे करेंगे कन्विंस आप उनको? 5 साल आपकी सरकार थी, आपने इतना समय टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में लिया, नामांकन के आखिरी दिन से पहले भी रात को लिस्ट आ रही है, उसके बाद भी अरे बगावती बने हुए हैं। मैडम, उनके लिए हमने एक कमेटी बनाई है जिसके मोहन प्रकाश जी हमारे सीडब्ल्यूसी सदस्य हैं और सीनियर लीडर हैं, वो हमारे इस कमेटी के अध्यक्ष हैं और वो इस मैनेजमेंट कमेटी को पूरी तरीके से देख रहे हैं और इसके अंदर हम सफल होंगे। सफल होंगे, सफल होने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुछ होता है मैडम किस चंद्रमुखी जी, आपके यहाँ आम आदमी पार्टी में जो कैंडिडेट हैं, उनमें से भी नामांकन वापस लेने की बातें हो रही हैं, ऐसा है क्या? मीना जी, इस तरह का कुछ नहीं है। कंप्लीट स्क्रीनिंग के बाद ही, पूरा सर्वे करके ही हमने अच्छे कार्यकर्ता जो लड़ना चाहते हैं, जिनके साथ अच्छा जनमत है, वही लोगों को हमने चुनाव में उतारा है और इस तरह का कोई भी प्लान नहीं है। जिनको टिकट दिया गया है, जो चुनाव नामांकन किया है, वो सब पूरा अपना चुनाव कर रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे। जगदीश शर्मा जी, जितनी सरलता और सहजता प्रवक्ताओं की भाषा शैली में है, उतना ही सरल होगा इन बागियों के नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया? मीना जी, देखिए ये बड़ी प्रॉब्लम है सारी पार्टियों के साथ, खासकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी प्रॉब्लम है। ये लोग जूझ रहे हैं। कई जगह तो ये हुआ है कि जो सिटिंग एमएलए है उसको ही टिकट नहीं दिया, दूसरे आदमी को टिकट दे दिया गया। ये बीजेपी में भी काफी बड़ी संख्या में हुआ है, कांग्रेस में भी कुछ 7-8 सीटों में इस तरीके का हुआ है। तो जो सिटिंग एमएलए है वही बगावत करके खड़ा हो रहा है। अब आप बताइए, इतना सीनियर जो पार्टी में कैंडिडेट होगा, लीडर होगा, वर्कर कह दीजिए आप कुछ भी, उस आदमी को टिकट नहीं मिलेगा, जबकि उसकी कोई पिछले बार उसको बनाया गया है, मान लीजिए कि कैंडिडेट, तो बहुत बनाया गया होगा, तभी वो एमएलए भी बना। पिछले बार निर्दलीय जीते थे 17, आप फिगर उठा के देखेंगे तो ये निर्दलीय वो थे ज्यादातर इनमें, जो कि दूसरी पार्टी से, अपनी पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़े थे और अपने मुख्य उम्मीदवार को हराया था इन्होंने। तो ऐसे लोगों की समस्या अब और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि 2018 में तो ये इतना मतलब लोगों की महत्वाकांक्षा भी नहीं थी चुनाव लड़ने की। इस बार महत्वाकांक्षा लोगों की चुनाव लड़ने की बहुत बढ़ गई है, ऐसी बढ़ गई है कि वो हर आदमी, मतलब जो जिसका नाम केवल एक दफे कंसिडरेशन में आ गया या सर्वे में आ गया, वो आदमी कहता है मैं ही अब तो लड़ूंगा और मैं ही जीतने वाला हूँ। ऐसी सूरत में दोनों पार्टियों के सामने ये बात मैं मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी में शायद ये समस्या भी नहीं होगी कि वहाँ कई लोग लड़ रहे हो या सामने विद्रोह करके खड़े होकर लड़ रहा हो, ऐसी समस्या अभी नहीं होगी राजस्थान के लिहाज से। तो ये पार्टी चुनाव में तो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों के सामने तो निश्चित ही। आम आदमी पार्टी से तो मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था जगदीश जी, अक्सर ऐसा भी हमने देखा है कि एक पार्टी का एक कैंडिडेट होता है, लेकिन बहुत बार देखा है वो भी अपना नामांकन वापस ले लेता है। किस दबाव में लेता है या क्यों लेता है, वो एक अलग मुद्दा है जो हम अगली हमारी इस चर्चा के दौरान ही समझने की कोशिश करेंगे। महेश शर्मा जी, जो स्थिति इस वक्त आप देख रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों इससे अछूते नहीं है, तो ये जो 3 दिन निकलेंगे और हर चुनाव में ये दिन निकलते हैं कि नामांकन की आखिरी तारीख के बाद नामांकन वापस लेने की तारीख जो बनाई गई है, इसमें दबाव दोनों तरफ से होता है। तो ये जो दबाव की राजनीति है, दरअसल
इसमें किसको क्या हासिल होता है? देखिए, जहां तक सवाल है कि जो कुछ तो मान मनोबल के लिए इंतजार में रहते हैं कि कोई हमारा कोई मान मनोबल करे कि हमारे आगे पीछे घूमे थोड़े से, और अपनी अहमियत बताने के लिए पार्टी में किया जाता है। दूसरा ये है कि जो वास्तव में अपनी जो एक, चूंकि राजनीति आजकल की जो राजनीति है जनता की सेवा के लिए नहीं रही है उतना कि प्रोफेशनल रह गई है। तो जब प्रोफेशनल कोई चीज हो जाती है तो निश्चित रूप से उसमें ये है कि कोई भी कदम पीछे हटाने में और आगे बढ़ाने में कोई नहीं करे। कुछ लोगों को मनाने में ये हो जाता है कि भाई तुम्हारी अगर सरकार, जब हमारी सरकार बन जाएगी तो ऐसा करेंगे, आपको कोई दूसरा नगर निगम या बोर्ड का अध्यक्ष, चेयरमैन वगैरह ये जो ऑफर दिए जाते हैं तो उससे वो संतुष्ट हो जाता है, या किसी बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया, या कुछ मतलब कई मतलब पार्टी हाईकमान कहते हैं, या मतलब जो प्रादेशिक जो नेतृत्व है वो कोशिश करता है कि आप मान जाएं। और अगर नहीं भी होता, कभी कभी क्या है कि मिलीजुली कुश्ती भी होती है। ये मिलीजुली कुश्ती का क्या मतलब एक रणनीति होती है। जैसे आपने ये देखा होगा कि अगर पिछले 2018 के जो चुनाव हुए थे उसमें से जिनको टिकट नहीं मिला था वो अधिकांश वो लोग बाग थे जो बागी होकर, जिनका टिकट कटे थे तो बागी होकर के, और बागी वही थे जो गहलोत साहब के समर्थन में जाता था, और आज उन्होंने सरकार को बचाने में बड़ी भूमिका निभाई। तो ऐसे कुछ कैंडिडेट भी खड़े किए जाते हैं ताकि वोटों को की मतलब क्या कहते हैं अपनी आने की आगे की राजनीति के लिए भी एक विकल्प छोड़ा जाता है। तो ये सारी चीजें जो एक जिसे बोलते हैं ना एक एक दौर में कि अब नॉमिनेशन के बाद क्या होगा, नॉमिनेशन के बाद में फिर मतलब कहते जो मैदान में हट जाएगा, मैदान में हटने के बाद में फिर सार्वजनिक मंच पे जब चुनाव अभियान चालू होगा तब वो एक कार्यकर्ता ये कहेगा कि नहीं मैं इसके समर्थन में वापस अपना विड्रॉ करता हूँ। तो ये सारे जो एक तरह के जो बोलते हैं रीति रिवाज, जिसे कि ब्याह की जो रस्में होती हैं वो उसी तरह के हैं। तो इस समय कई लोग नाराज होते हैं, कहीं अपना एहसास करवाते हैं, अपनी इम्पोर्टेंस बताते हैं, कहीं ये तेवर दिखाते हैं कि देखिए अगर मैंने ये किया तो आपकी मतलब पार्टी को नुकसान हो जाएगा, तो वो कोई ना कहीं दूसरी जगह बार्गेनिंग करते हैं। तो ये मतलब ये एक राजनीति का एक नया समझिए कि ये पैंतरेबाजी ज्यादा इसको कहा जाएगा। कुछ अवसर तो अनुशासन के नाम पे चुप हो जाएंगे, और कुछ अगर जिसको ये इरादा कि मेरी तो जीत पक्की है, मेरे समीकरण सही है, मेरा प्रभाव सही है, तो वो खड़ा रहेगा, और वो खड़ा होकर के आगे आने वाली राजनीति में यानी कि जो वापस नामांकन लिए जाएंगे वो अलग तरह के दबाव में काम करेंगे, और जो नहीं लेंगे वो अलग तरह का दबाव डालेंगे। यानी दबाव दोनों तरफ से, एक तरफा नहीं है। सनी सेबेस्टियन जी, जो नेतृत्व जिनको समर्थन देता है और जो दबाव एक तरह से पार्टी पर डालता है, ना कि मतलब अपने जो जिस कैंडिडेट के सामने खड़े हुए हैं उसको तो हराना ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो दबाव की राजनीति है वो ये कि सरकार बनाने में वो कैसे मददगार बने। तो मतलब ये तो विन विन सिचुएशन हर हाल में है, जो नामांकन वापस लेगा उसके लिए भी और जो नहीं लेगा उसके लिए भी। सनी जी। नहीं, हर इलेक्शन में रिबल्स तो होते ही है, लेकिन फर्स्ट टाइम में 25 साल में इस तरह का इतना ज्यादा नंबर रिबल्स दोनों पार्टीज में, बीजेपी और कांग्रेस में पहले कभी नहीं देखा इतना ज्यादा। और स्पेशली बीजेपी में जो कंपैरेटिवली स्पीकिंग ज्यादा डिसिप्लिन माने जाते हैं, इवन इन जयपुर जैसे जगहों पे इस तरह का जो रिबल्स है बीजेपी में कभी नहीं रहा। मैं अब याद भी नहीं है ऐसा कोई था कभी भी। और लीडर्स भी इस तरह का था, भैरव सिंह जी के एक फोन से कोई रिबल है तो भी वो विड्रॉ कर लेता था, या नॉमिनेशन भरने से फिर मतलब वो इरादा ही छोड़ देता था। इस तरह का स्थिति था पहले, लेकिन यहाँ अभी इस तरह का दो सिचुएशन है। एक तो क्या है, रिबल लड़के जीतने के बाद पार्टी में वापस जाएगा, या गवर्नमेंट है तो बाहर से सपोर्ट करेगा, कोई नुकसान नहीं है ना। कोई भी वॉक इन वॉकआउट वाला सिचुएशन में पार्टी में कोई रिजिड यो आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स तो है नहीं किसी को। एनी टाइम कोई भी ज्वाइन कर सकता है, छोड़ सकता है। ये वाला सिचुएशन में तो रिबल तो होगा ही। दूसरा एक चीज और है,
जो कैंडिडेट अपने आप को समझते, हर नेता अपने आप को समझते मैं काबिल हूँ, मैं जीत सकता हूँ, मेरे लिए समीकरण बहुत अच्छा है, बढ़िया है, वो ऐसा ऐसा मनोबल बन जाता है, मतलब एटीट्यूड में ये लोगों में इस तरह का होना भी चाहिए। और उनको जब टिकट नहीं मिलता वो बड़ा निराश होता है, और उसके बाद तुरंत बाद इसमें रिएक्शन की तरह नॉमिनेशन फाइल कर लेते हैं। लेकिन समझा के और उनका भी वापस वो सोच समझ के वो फिर वापस कर लेते हैं। इस तरह का विड्रॉवल होता है हमेशा। ये भी नहीं है जो बहुत ज्यादा कोई प्रॉमिस देके या कोई रिश्वत देके या इस तरह का कोई, लेकिन प्रेशर तो होता ही है विड्रॉ करवाने के लिए। और फिर जैसे अभी जो महेश जी ने कहा, कन्वीनियंट कैंडिडेट से जो वोट स्प्लिट करने के लिए, या मान लो हमारा ऑफिशियल कैंडिडेट हार गया तो सेकंड ऑप्शन ये है, और कई समीकरण में ये बैठ भी जाता है। और कैन यू इमेजिन 30,000, 40,000, इवन 60,000 मार्जिन से जीते हुए सिटिंग एमएलए को टिकट देने कर दिया। इस बार इस तरह का ट्रेंड है, वो सिटिंग एमएलए को मत दो। सिटिंग एमएलए को क्यों नहीं देना चाहिए बताओ? नया चेहरा भी लाना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना, सिटिंग एमएलए ढंग से जीता हुआ, अच्छा मार्जिन से जीता हुआ लोगों को भी टिकट नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? इसके लिए कुछ लॉजिक होना चाहिए ना। और 3 बार हारे हुए लोगों को भी टिकट दिया है, ऐसा भी नहीं है 3 बार भी हार दिया लेकिन 4th टाइम जीत भी सकता है, ऐसा भी नहीं है। वो तो इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। वो सेट इस बार तो बहुत सारे कोई स्टैंडर्ड नहीं रहा इसमें। स्टैंडर्ड इन द सेंस क्वालिटी नहीं बोल रहा हूं मैं, कोई पैरामीटर नहीं रहा। इट वाज काइंड ऑफ फ्री फॉर ऑल वाला इलेक्शन था। गाइडलाइन का पॉलिटिकल पार्टीज कहीं कोई गाइडलाइन नहीं है डेमोक्रेसी को मेंटेन करने की, बचाने की, आगे बढ़ाने की। और हम जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं उसे और ज्यादा मैच्योर बनाने की हम पीछे जा रहे हैं। शिवचंद साहू जी, आपको नहीं लगता कि कम से कम बीजेपी जो देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त खुद को कहती है, उसे ये जो बगावती हैं, चुनाव से पहले, नामांकन से पहले ये बाकायदा स्टेटमेंट जारी करना चाहिए, या इस तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए, गाइडलाइन बनानी चाहिए कि जो बगावती चुनाव में हैं उनको चुनाव के बाद, नतीजों के बाद अगर वो जीत कर आते हैं तो पार्टी उनका समर्थन नहीं लेगी। बोलिए शिवचंद जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी से जो लोग सारे टिकटार्थी थे उन सब का पार्टी ने सर्वे कराया, और सर्वे कराने की वजह से कई लोग जो है सिटिंग विधायक थे लेकिन सर्वे में पिछड़ गए, उनकी टिकट कट गई। कई लोग तो 3 बार हारे हुए भी थे, उनका सर्वे रिपोर्ट बहुत अच्छी आई, उस वजह से उनको टिकट मिल गई। कई बार कई लोगों ने ज्वाइन किया, उनका भी हमने तत्काल सर्वे कराया, और सर्वे रिपोर्ट में जिनका पॉजिटिव आ गया उनको बीजेपी ने पार्टी ज्वाइन करा के भी टिकट दी। तो ये सर्वे रिपोर्ट अपने आप में एक आधार थी। बीजेपी में जो जिताऊ कैंडिडेट था, जिनको जनता ने पसंद किया, हमने सारे कैंडिडेट जनता की पसंद के दिए। इस वजह से कई बार लगा कैंडिडेटों को कि इनका कोई आधार नहीं है, मेरे साथ अनजस्टिस हुआ है, पार्टी ने कोई गाइडलाइन नहीं बनाई। लेकिन पार्टी की गाइडलाइन तो सर्वे अपने आप में एक गाइडलाइन थी। इसलिए जिन भी उम्मीदवारों को लगा कि मेरा नाम क्यों नहीं आया, उसके पीछे उसकी परफॉर्मेंस की वीकनेस ज्यादा थी। इस वजह से कई बार सर्वे रिपोर्ट पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को तो पता होता है लेकिन उम्मीदवार को पता नहीं होता। इस वजह से उसको असंतोष लगता है कि मैं तो सिटिंग विधायक था, मैं पिछली बार 20,000 से जीता, 30,000 से जीता, लेकिन हाल तो मैदान में वो जीत नहीं रहा था। तो ये वजह से असंतोष रहता है। पार्टी उनको अब मनाने की स्टेज आई है तो उनको सर्वे रिपोर्ट भी दिखा रही है कि देखिए आपकी सर्वे रिपोर्ट ठीक नहीं है, फिर भी पार्टी आप लोग कहीं बताया कि क्या हुआ। अब हम पूछ रहे क्या होगा। सवाल ये है, राजस्थान और देश की जनता ये समझना चाहती है कि जो बगावती हैं, आपने सर्वे रिपोर्ट के बाद सबसे अच्छे कैंडिडेट को टिकट दिया, लेकिन आपके बगावती कैंडिडेट चुनाव जीत गए। अगर वो चुनाव जीत जाते हैं
और निर्दलीय चुनाव जीतते हैं, चुनाव के बाद जब नतीजे आते हैं आपके पास संख्या बल कम रहता है, तो आप उनको शामिल कर लेंगे? बीजेपी के पास संख्या बल का कोई इश्यू ही नहीं है। बीजेपी के पास तो 150 प्लस की स्थिति है। बीजेपी 150 प्लस विधायक जीत रही है, इसलिए संख्या बल की कहीं दिक्कत नहीं है। कोई कैंडिडेट जीत के आता है, पार्टी के प्रति पूर्ण आस्था करता है, बिना कोई शर्त के आता है, तो दरवाजे पार्टी के सबके लिए खुले हैं। जीता हुआ कैंडिडेट भी आ सकता है, कोई अपना रीजन बताए भाव तरह के, तो वो भी नहीं है। आपने साफ कहा है, बगावतियों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर संख्या बल कम रहा तो आपका स्वागत है, और संख्या बल नहीं, मतलब हमें जरूरत नहीं हुई, तो फिर हमारा अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी रहेगी। भीमराज जी, आपके यहाँ भी ऐसा ही होगा? ऑडियो ऑन करिए। हाँ, वो तो मैडम उस समय काल और समय और परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा, उसके बारे में अभी कोई कहना जल्दीबाजी होगी। आज जो माहौल है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, और कांग्रेस का युवा, किसान और नौजवान कांग्रेस की सरकार को रिपीट करेगा। ईमानदारी से ये बताइए कि इस विषय पर कोई गाइडलाइन बनाने की जरूरत अब चुनाव आयोग को इस देश में वापस इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत करने के लिए इस विषय पर कुछ सोचने की, कुछ विचार चिंतन करने की जरूरत है, ताकि राजनीतिक दलों में एक डिसिप्लिन और ज्यादा आए और डेमोक्रेसी और मजबूत हो? या आपको लगता है कि नहीं, डेमोक्रेसी की मजबूती इसी में है, सबका अधिकार है, जिस रास्ते जाना चाहे जाएं, और चुनाव के बाद भी विकल्प है कि आप कौन से रास्ते को अपनाएं? मैं इसके अंदर व्यक्तिगत टिप्पणी करना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा मैडम, सभी पार्टियों को इसके बारे में बिल्कुल गाइडलाइन बनानी चाहिए, और गाइडलाइन बिल्कुल एक इसको कहते हैं कि सख्त से सख्त आपको अनुशासनात्मक निर्णय लेने वाला ऐसा नियम बनाना चाहिए, ताकि जो संगठनों को छोड़ के पार्टी जिसके अंदर काम पार्टी ने उनको जो सब कुछ दिया हो और सब कुछ मान सम्मान दिया हो, अच्छे पदों पे बजा हो, आज वो बगावती तेवर दिखाने, तो वो मैडम फिर क्या कहेगा, वो देश और राज्य सबके लिए वो एक अच्छा मैसेज होगा कि जिन्होंने वो फिर अपने धन बल बाहुबल वो सब कुछ चीजें वहां चुनाव में लगाएंगे, तो उस पर रोक भी लगेगी, लगाम भी लगेगी, और मैसेज ये जाएगा कि जो पार्टी का जो अनुशासनात्मक जो निर्णय होता है उसी के अनुसार उनको चलना पड़ेगा, और उन्हीं के अनुसार फिर पार्टी आगे फ्यूचर में फैसले ले जाएगी। वो मैसेज यहाँ भी जाएगा और दुनिया के अंदर भी मैसेज जाएगा कि देखो, भारत के अंदर जो राजनीतिक पार्टियां वैसे मैसेज लेती हैं और दुनिया को इससे सीख मिलेगी। जी, तो चंद्रमुखी जी, आपने तो राजनीति में नई शुरुआत करने के लिए आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी, भारतीय राजनीति में नए कीर्तिमान स्थापित करने के आपने वादे किए थे। आपके अगर कैंडिडेट्स इस चुनाव में नॉमिनेशन, जो एक ही कैंडिडेट है, कोई बगावती भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो अगर अपना वापस लेता है, तो क्या वो पार्टी से बाहर होगा? देखिए मीना जी, मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो हमने स्क्रीनिंग करके ही कैंडिडेट्स उतारे हैं, फिर भी सारी चीजें हमारे शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार ही चलेंगी। जो भी उनका निर्देश होगा उसी के अकॉर्डिंग ये सारा काम होगा। लेकिन मैं पार्टी की प्रवक्ता होने से पहले देश की नागरिक हूँ, और नागरिक होने के नाते मैं जो आज राजनीतिक माहौल देख रही हूँ, हमारे देश की राजनीति कंप्लीटली दिशा विहीन राजनीति हो चुकी है। हमारे देश में 4th क्लास के एक नौकरी के लिए आप इतने सारे पैरामीटर्स फिक्स करते हैं, उसमें एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, आपके फिजिकल भी होते हैं, इंटरव्यू भी होते हैं, लेकिन एक राजनेता जो एक एमएलए लेवल का है, कई लाखों की जनसंख्या को लीड करता है, उनके लिए कोई पैरामीटर्स नहीं है। अब आज ये जो इस दौर में हम देख रहे हैं कि आज दोपहर में जिसने दल बदल के पार्टी ज्वाइन की और शाम को उनका चुनावी लिस्ट में नाम आ जाता है, तो ये कोई विचारधारा से जुड़े हुए लोग तो है नहीं। बात अभी भामू जी बता रहे थे, साहू जी बता रहे थे कि हम सर्वे के आधार पे दे रहे हैं। जिन्होंने दोपहर में पार्टी ज्वाइन की और शाम को उनका लिस्ट में नाम आ गया, दोपहर तक वो दूसरे दल के साथ जुड़े हुए थे, शाम को वो आपके दल के साथ हैं, तो वो सर्वे में कहाँ से, किस तरीके से नाम इनका, कहाँ से इन्होंने कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू या कौन सी जनता के बीच में सर्वे करवाया है, ये समझ से बाहर की बातें हैं। लेकिन इन चीजों पे हमें लगाम लगानी चाहिए। कुछ लोग हैं चुनाव के पहले टिकट नहीं मिला दल चेंज कर लेते हैं, कुछ हैं चुनाव के बाद निर्दलीय के नाम पे लड़े, और आपको पता है इसके पीछे जो भी खेल होता है किसी से छुपा नहीं है, किसी को भी समर्थन देके जो भी हासिल करना होता है उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी कर ली जाती हैं।
और अब तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जगह, लास्ट कर्नाटक में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ, गोवा में भी हुआ, एक बहुमत के साथ चुनी हुई सरकारों को भी आप खरीद रहे चुनी हुई सरकारों के बाद की स्थिति है अभी। तो हम इन 3 दिनों में, यानी कि जिस भी चुनाव में ये जो समयावधि होती है नामांकन की आखिरी तारीख के बाद नामांकन वापस लेने की, उसमें जिस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स दोनों तरफ से चलती है, ऐसा नहीं है कि ये एक तरफा, ये दो तरफा है। और ये जो दो तरफा प्रेशर पॉलिटिक्स है, इसमें राजनेता अपना स्वार्थ देखता है, राजनीतिक दल अपना स्वार्थ देखते हैं, और नेतृत्व से जुड़े हुए कुछ लोग अपना स्वार्थ देखते हैं। सब अपने अपने स्वार्थों में लिप्त हैं। भीमराज जी ने एक बात कही, महेश शर्मा जी, कि ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है। वो प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को भी कहना पड़ता है कि ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, क्योंकि वो जानते हैं कि आज की कांग्रेस पार्टी की सरकार जो बनी हुई है वो इसी आधार पर बनी हुई है। इससे पहले के चुनावों को भी आपने देखा है महेश शर्मा जी, ये जो नामांकन की प्रक्रिया में ये जो 3, 4, 5 दिन मिलते हैं, दरअसल इनका मकसद जो था और जो आज हो रहा है उसमें कितना बड़ा फर्क आ गया। देखिए, पहले के जो है जो नेता होते थे उनका एक इशारा ही बहुत होता। अब वो इशारा नहीं है, अब इशारा के लिए नहीं, अब तो मैनिपुलेट तरीके से मतलब खड़े भी किए जाते हैं बाकी, क्या आप खड़े हो जाओ। अगर मेरा कार्यकर्ता, अगर मेरा जो अगर किसी को टिकट नहीं मिला तो मैं कहूंगा कि चलो तुम बागी होकर के खड़े हो, फिर देखेंगे गवर्नमेंट आएगी तो मैं तुम्हारे को एडजस्ट कर लूंगा। और वो मतलब मौके पे उस समय ये किया जाता है। तो एक तो ये की स्ट्रेटेजी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि नेतृत्व के प्रति, पार्टी की आस्थाओं के प्रति, और जहां तक है कि आपके स्वयं के सिद्धांतों के प्रति भी अब आदमी मतलब क्या कहता ना, काफी बदल चुका है। उसकी लोकतंत्र कहने को कहा जाता है, लेकिन उस लोकतंत्र के जो पालना होती है वो नहीं की जाती। अब आप ये देखिए कि जो बागी होकर के चुनाव लड़ा, हारने के बाद उसकी घर वापसी हो जाती है, अनुशासन की कार्रवाई हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, और उनको वापस से उनको घर वापसी हो जाती है, और उनको पार्टी में ले देते सारे। उसके जो आरोप पत्र वगैरह है जो है, एक लिखित में थोड़ा सा संतुष्ट के रूप में भी इसलिए खड़ा हो गया था, वो करेगा और बाद में आ जाइए वापस, कोई दिक्कत नहीं। और जब जीत जाता है वो व्यक्ति, हालांकि उसका स्टेटस वहां निर्दलीय होता है, लेकिन वो फिर बाद में अपनी मूल पार्टी से समर्थन दे देता है। और कभी कभी ये जो निर्दलीय जो जीत जाते हैं या बागी जीत जाते हैं, वो मैनिपुलेशन करते हैं। फिर वो देखते हैं कि मुझे फायदा, ये जो जिनको ज्यादा मतलब क्या कहते हैं समर्थन मिला है सरकार बनाने के लिए, जिनके पास ज्यादा सीटें जीती हैं, उस दल की तरफ वो झुकाव करता है, वो बार्गेनिंग होती है। तो ये धीरे धीरे लोकतंत्र में हमारा जो ह्रास जो हो रहा है, उसका कारण भी बहुत कुछ है। क्योंकि आप पार्टी कहने को अनुशासन की बात करती है, लेकिन स्वयं जब आचरण करती है ऐसी कि ये तो हमारी हैं, तो वापस उसको ले लेते हैं, या तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहे या उनका समर्थन नहीं ले। तो कहीं न कहीं ऐसी जो चीज है उसको मतलब एक पैरामीटर तय करना आज की तारीख में ये संभव नहीं है। दल बदल कानून था, लेकिन उस दल बदल कानून की क्या हश्र कर लिया, लोगों ने गली निकाल ली। तो कानून के लिए मतलब क्या कहते हैं जो है हमारे यहाँ इतना लचीला कानून है कि इसमें गलियां ही गलियां हैं। तो ये दो चीजें हैं, पहले लोकतंत्र के, और पहले जब हमारे राजनीतिक दल थे तो स्वतंत्रता से पूर्व उनका इरादा ही मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए संघर्ष करने का था। वो तो बाद में जब ये सरकार इनकी बनने लगी आजादी के बाद में, तो उनका उद्देश्य ये है कि सत्ता में भागीदारी करें, सत्ता में ही जुड़े रहे, फिर प्रोफेशनल हो गए, फिर वंश बन गया। और ये सारी जो आपके मतलब जितनी भी जो लोकतंत्र के लिए हानिकारक जो चीजें हैं, वो सारे के सारे मतलब आ चुके हैं। तो ये कहने की बात अलग है, लेकिन हाँ ये अब ये सेवा का नहीं है, ये वास्तव में अब प्रोफेशनल व्यवसाय हो गया। और इसके लिए ही वजह से ये इतना इसमें हाश मूल्यों में, लोकतंत्र के मूल्यों में हाश हो गया। जी भीमराज जी, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले सनी सेबेस्टियन जी, आपने कहा कि भैरव सिंह जी एक नेता थे इस प्रदेश में, इशारा करते थे तो उनकी बात सुन ली जाती थी। क्या वजह है कि आज अशोक गहलोत,
या राजस्थान में दूसरा कोई भी ऐसा नेता, क्योंकि मैं दूसरा कोई भी नाम इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में तो ये बार बार सभी प्रवक्ताओं की तरफ से और केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भी एक कहीं ना कहीं कहा ही गया है कि सामूहिक नेतृत्व, लेकिन लीडर अशोक गहलोत हैं और वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। वसुंधरा राजे इस वक्त मुख्यमंत्री का चेहरा होगी या नहीं मालूम नहीं है, क्योंकि स्पष्टता नहीं की गई है पार्टी की तरफ से, और ना ही जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उनमें भी पूरी तरह उनका योगदान नहीं है। ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम डेवलप करने की दलील के नाम पर बीजेपी ने ऐसा किया है कि सब जगह वो ऐसा सत्ता का विकेंद्रीकरण कर रहे हैं। तो जो सत्ता का केंद्रीकरण हुआ, क्या उसकी वजह से जो कांग्रेस पार्टी में रहा या आज बीजेपी में दिख रहा है या कहा जा रहा है, क्या क्षेत्रीय नेताओं को अपने बगावती, अपने ही करीबी लोगों को बगावती बनाकर खड़ा करना और बाद में उनकी मदद करना, ऐसा अशोक गहलोत जी के लिए इस वक्त की सरकार के लिए बहुत ज्यादा कहा जाता है, क्योंकि उनकी सरकार को समर्थन देने वाले में बड़ी संख्या है उनकी। तो क्या इसका वजह सत्ता का जो केंद्रीयकरण सो कॉल्ड आला कमान की तरफ से किया जाता है और क्षेत्रीय क्षत्रप को चुनाव जीतने में उससे जो परेशानी आती है, वो एक बड़ा कारण बनती है इसका? सत्ता का तो केंद्रीकरण हुआ है, सेंट्रलाइजेशन, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस का है ना, एटलीस्ट ऑन पेपर विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइज्ड है। एक व्यक्ति सिलेक्ट नहीं कर रहे, पहले तो एक दो व्यक्ति या मान लो 3-4 लोग लीडरशिप में वो लोग डिसाइड करते थे। अभी कई तरह का जो उससे पहले जो प्रोसेस है जैसे सर्वे है और विनेबिलिटी का जो है, वो सारे कोई फॉलो तो नहीं किया इस बार, क्लियर कट किसी ने कुछ भी फॉलो नहीं किया। जो कन्वीनियंट है वो अल्टीमेटली उस तरह का जो नॉमिनेशन हुआ है, लेकिन ये प्रोसेस सारे डिसेंट्रलाइज था, कई एजेंसीज इन्वॉल्व था, इंडिविजुअल कोई एक इंडिविजुअल नहीं था डिसीजन मेकर, इसीलिए भी वो मॉरल अथॉरिटी तो है नहीं, तुम मतलब चुनाव तुमको नहीं लड़ना चाहिए, ये बोलने लायक कोई स्थिति में तो है नहीं। प्लस पहले जो होता था मॉरल अथॉरिटी, अभी लीडर्स में वो रहा नहीं है, क्योंकि हर लीडर को अपना इनसिक्योरिटी प्रॉब्लम से राइवलरी है, राइवलरी तो पहले भी था, लेकिन बाकियों से जो टवरिंग पर्सनालिटीज कई थे, अभी भी इस तरह का पर्सनालिटी नहीं है, ये नहीं बता रहा हूं मैं, लेकिन वो मॉरल जो है ना, करेज नहीं रहा लीडरशिप में। प्लस जैसे हम पहले डिस्कस कर रहा था, वो कन्वीनियंट है, जो रिबल्स रहना कन्वीनियंट है, जब जरूरत पड़ेगा उनका मदद मिल जाएगा, और फिर वापस आना भी इजी है। ऐसा नहीं है आपको ब्रांडेड करके आपको बाहर करेंगे पार्टी से और 15 साल बाहर रहेंगे, या ये तो 6 महीने की बात है ज्यादातर, या नेक्स्ट इलेक्शन तक के, वो तो ऐसा भी नहीं रहता। 6 महीने भी नहीं है बहुत बार तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो इतना तो कभी नहीं हुआ, मतलब कल पार्टी ज्वाइन कर लिया या आज ज्वाइन कर लिया, टिकट भी मिल गया। और कर्नल सोनाराम वाला केस देखो, पता नहीं कितनी बार वॉकआउट करके वापस कांग्रेस में आया, किस लिए आया वो भी नहीं बता रहे, खुद कोई स्टेटमेंट ऐसा भी नहीं दे रहे मैंने मेरे से गलती हो गया, मैं वापस आ रहा हूँ। आपने स्टेटमेंट शायद कल सुना नहीं, वो स्टेटमेंट। सनी जी, चुनाव से पहले राजनीतिक दल बदलना एक अलग मुद्दा है, चुनाव के बाद अपने ही दल से जो बागी हुए थे उनका वापस अपने दल में आ जाना अलग मुद्दा है। सरकार बनाने के लिए, सत्ता बनाने के लिए जो बागी पार्टी से निकले, बगावत की, पार्टी ने जिनको टिकट नहीं दिया, पार्टी उनको वापस लेकर सरकार बना रही है। मुद्दा ये है कि ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लीडरशिप है उसकी होती है। अशोक गहलोत इस प्रदेश में खुद को गांधी, उनके आसपास के लोग बहुत कहते हैं, तो गांधी जैसे नेतृत्व ने भी ये साहस नहीं दिखाया कि नहीं, आप लोगों ने बगावत की थी, आप लोग बाहर रहिए, चाहे हमें सत्ता नहीं चाहिए। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने 1 वोट से अपनी सरकार गिरा दी, वो चाहते तो वो भी 1 वोट मैनेज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। एक संदेश दिया कि राजनीतिक
का क्या स्तर हो सकता है। हम हमारे प्रदेश में या हमारे राज्यों में, दूसरे राज्यों में भी ऐसे ही हालात है, हम सिर्फ राजस्थान की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये राजनीतिक शुचिता कहीं ना कहीं तो हमारे बड़े शीर्ष नेताओं को ही दिखानी होगी। मैं इस सवाल के साथ जगदीश शर्मा जी आपके पास आऊंगी, उससे पहले भीमराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी भीमराज जी बोलिए। मैडम आपने अच्छी बात कही अभी कि ये सिद्धांत अपनाने पड़ेंगे। मैं 2-4 उदाहरण देना चाहूंगा कि ज्योति बसु को ऑफर दिया था प्रधान पीएम बनने का, उन्होंने किया था हमारे सिद्धांत नहीं बेटे मैं नियम और किशन सिंह सुरजीत ने भी मना किया था। यूपीए फर्स्ट के अंदर 55 विधायक कम्युनिस्टों को आए थे, उनको बोला आप सरकार में शामिल हो जाइए, उन्होंने कहा कि हम शामिल नहीं होंगे, हम बाहर से समर्थन दे देंगे, आप सरकार चलाइए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ मैडम इसके अंदर एक प्रॉब्लम और है। अभी सनी सर ने कहा सेंट्रलाइजेशन, बड़ा अच्छा वर्ड यूज लिया इन्होंने। एक मैडम हिंदुस्तान के अंदर एक सबसे बड़ी जो चुनाव के अंदर प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ा एक्सपेंसिव इलेक्शन इंडिया के अंदर होता है, वर्ल्ड के अंदर, और सबसे महंगा चुनाव भारत के अंदर होता है वर्ल्ड के अंदर, और एजुकेशन में अपने खर्चा करने में 62वें नंबर पे है। तो और दूसरा जो भी सरकारी सत्ता में आती है वो सेंट्रलाइजेशन ज्यादा करना चाहती है। तो यदि अपने डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे और चुनाव में एक्सपेंशन कम होगा और चुनाव आयोग का कंट्रोल ज्यादा होगा, तो मेरे हिसाब से इस तरह की प्रॉब्लम कम आएंगे। जो बागी होंगे उनको भी सोचना पड़ेगा, और जो अभी अपने दल बदलू वाली भी स्थितियां कंट्रोल हो पाएगी। तो मैं तो ये चाहूंगा कि यदि एक्सपेंशन पे कंट्रोल हो जाएगा तो एक अच्छा संदेश पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का जाएगा, और एजुकेशन का खर्च इसके बदले में बढ़ा दिया जाएगा तो अच्छा होगा। ऐसा नहीं है भीमराज जी कि उसकी कोई गाइडलाइन बनी हुई नहीं है, चुनाव आयोग ने कोई सीमा तय नहीं की है, ऐसा तो है नहीं, लेकिन उसकी कंट्रोलिंग नहीं हो रही है। अब कंट्रोलिंग कोई करने, जी उसके लिए जैसे जो कड़े कानून है, जैसे अपने दुबई वगैरह में देखने को मिलते हैं, उस तरह के कड़े कानून होंगे तब इस बात को सख्ती से लागू किया जाएगा। अदरवाइज थोड़ा सा इसके ये थोड़ा दूरगामी इसके परिणाम अभी आएंगे नहीं। इसके प्रयास कम से कम मौजूदा सरकारी व्यवस्था में, केंद्र में जिस तरह की सरकार है और जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, उसमें अभी अकेले तो केंद्र सरकार नहीं है, सभी राजनीतिक दलों को इसके कदम बढ़ाने पड़ेंगे और तभी ये संभव हो पाएगा। कितनी अच्छी बात बोलते हैं भीमराज जी। जगदीश शर्मा जी, आपने मेरा सवाल ध्यान है? सॉरी, मैं इस सारे डिबेट में तो है ना आपका सवाल कोई बात नहीं सर, मेरा सवाल ये था सर कि राजनीतिक दल जो है वो एक लकीर खड़ा करना, एक गाइडलाइन बनाना, एक इसमें राजनीतिक शुचिता का जो उदाहरण हम जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र करते हैं, वो हमारे प्रदेश या देश के दूसरे राज्यों में इस वक्त जो माहौल नहीं है, तो कहीं ना कहीं कैसे ये जो पहले के उदाहरण हम देखते हैं और आज हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं, आज तो इस तरह की बातें ज्यादा सुनने को मिलती है कि 10-15 निर्दलियों का स्कोप रखना है ताकि सत्ता की चाबी हमारे हाथ में रहे। देखिए मीना जी, 2018 में जब इलेक्शन हुए थे राजस्थान में, तो कांग्रेस पार्टी को 98 सीट मिली थी, आपको याद है? 99 सीट मिली, 99। तो और जब उनके सामने विश्वास का मत लेने की समस्या आकर खड़ी हुई अशोक जी के सामने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने, तो 117 लोगों ने उनको समर्थन दिया था। ये 18 लोग कौन है? इसमें 6 लोग तो हैं बीएसपी के, जो कि सीधे के सीधे पूरी की पूरी पार्टी आ गई थी कांग्रेस में, आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी। और बाकी लोग जो हैं 12 के करीब, वो यही निर्दलीय हैं, यही जिन्होंने की समस्या का समाधान निकालने में मदद की। उसमें से कई मंत्री बने, कई जो है मुख्यमंत्री के सलाहकार बन गए। आप उदाहरण देखिए, हमारे यहीं का ही मुख्यमंत्री के सलाहकार है, इसीलिए चर्चा कर रहे हैं। तो और अब उनको वापस टिकट भी मिल गया अपनी ही पार्टी में। पिछले बार उनको अपनी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। तब जैसा कि ये बता रहे हैं सर्वे, साहू जी भी बोल रहे हैं और जाखड़ साहब भी बोल रहे हैं कि सर्वे होता है, फला होता है, ये होता है, तो सब कुछ होता है। लेकिन जो आदमी पिछले दफे योग्य नहीं था आपकी पार्टी का टिकट पाने के लिए, वो आदमी इस बार जो है निर्दलीय जीत गया, पार्टी में भी वापस आ गया और आपके लिए अब वापस कैंडिडेट हो गया। ये पॉलिटिकल पार्टियों की नैतिकता का ही सवाल है।
वो नैतिकता बरतते नहीं है, अपने स्टैंड पर खड़े नहीं रहते और सत्ता के स्वार्थ में वो कुछ भी तरीके से बदल सकते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये इस वजह से स्टैंडर्ड्स गिरते हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टी अपने स्टैंड पर कायम रहे और सत्ता का ही लोभ नहीं हो केवल कि भाई सत्ता ही बनाए रखना जरूरी है, तो ये बड़ी मुश्किल का काम है। हमारे यहाँ क्या हुआ है, राजनीति से नैतिकता का विलोप होता जा रहा है, निकलती जा रही है नैतिकता राजनीति से। राजनीति पहले नैतिकता की ही कही जाती थी, उसका मकसद ही यही था। सारे बड़े नेता कई इलेक्शन तक, हमारे यहाँ लगभग 70 तक 77 तक जो है वो राजनीति एक नैतिक आधार पर खड़ी होती थी, होती रही है। लेकिन ये 77 के बाद जिस ढंग से एक बड़ा इलेक्शन हुआ और उसमें सत्ता बदली और फिर कांग्रेस वापस आई और ये जो सारा कुछ हुआ, उसके बाद से लोगों ने समझ लिया कि ये तो अपने घर की दुकान है, चाहेंगे जैसे करेंगे, लोकतंत्र ने हमको दे रखा है ये सब कुछ, हमारा संविधान ही हमको प्रोवाइड कराता है ये फैसिलिटी। इतना हल्के में ले लिया उसको। तो अच्छा, अभी तो जो है जैसे महेश जी भी कह रहे थे कि इसमें बहुत सारे नॉर्म्स को, और जाखड़ जी ने भी नॉर्म्स की बात की। आप बताइए कि इसमें तो खूब पैसा चलता है कि मैं खड़ा हो गया हूँ और दूसरा आदमी डरेगा तो कहेगा कि भाई तुम 5 लाख ले लो, तुम 10 लाख ले लो, या बैठ जाओ मेरे सामने, या मेरे को समर्थन की घोषणा कर दीजिए सार्वजनिक कि फला कैंडिडेट के लिए मैं समर्थन करता हूँ। ये हो गया, एक माहौल बनाने की कोशिश होती है, चाहे वो फालसी हो। तो ये जो कमी है हमारे, ये कोई कानून की, नियमों की, इनकी कमी नहीं है। अब मान लीजिए घर में किसी बच्चे का नैतिक पतन हो जाए और वो घर वालों के सामने ही खड़ा हो जाए, तो इसको क्या कहा जाएगा? सब बाहर का माहौल खराब है, बाहर का माहौल खराब है। माहौल तो आपके घर का ठीक नहीं है। घर में अगर अनुशासन बेहतर होगा तो आप बेहतर तरीके से घर को डिसिप्लिन में रखेंगे। अगर घर में ही डिसिप्लिन नहीं है, वो नैतिकता के मापदंड कोई अपना रहा है, अडॉप्ट नहीं करता है, तो उसके सामने ऐसे ही संकट आएंगे। वही संकट आज हमारे राजनीतिक, और इसमें देखिए आप, वो पार्टी भी है जिसको कि 136 साल हो गए बने हुए देश में, जिसने 60 साल से ज्यादा राज किया है। वो पार्टी भी है जो, चलो पुराना जनसंघ का जमाना तो छोड़िए आप, 80 में दोबारा से नए सिरे से फॉर्म में आ गए, भारतीय जनता पार्टी बनी, उस पार्टी के लोग भी करते हैं और बाकी सभी पार्टियों के लोग करते हैं, छोटी पार्टियां हैं वो भी सब करती हैं। तो ये स्थिति ऐसी है जिसमें कि जो संकट हमारे समाज के सामने है बहुत सारे मामलों में, वही संकट राजनीतिक दलों के सामने भी इस ढंग से खड़ा हुआ है। वो अपनी पार्टी में डिसिप्लिन भी किस तरीके से रख पाएंगे और क्या मॉरल वैल्यूज वो खड़ी करेंगे। अब ये तो हमारे दरअसल हमारे समाज का जितना क्षरण हुआ है, समाज में जितनी गिरावट आई है, वो राजनीति में रिफ्लेक्ट हो रही है और राजनीति समाज को रिफ्लेक्ट कर रही है। हमें इस रूप में इस बात को समझना चाहिए। भीमराज जी, मैं आपके पास आऊंगी। एक सेकंड, एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं कहना चाहता हूँ मैडम, जो राजनीतिक हालात आज इस समय पैदा हो रहे हैं, उसके लिए मैं जो इकोनॉमिक्स के मामले में जो आज खर्चा हो रहा है चुनाव में, बिहार में पूर्णिया से चुनाव लड़ते थे अजीत सरकार मैडम, वो कभी वोट मांगने नहीं जाते थे। वो बूथ के ऊपर एक गमछा टांगते थे, एक कार्यकर्ता को बिठाते थे, बोलते कि जो अपने मतदाता हैं, जो अपने, उनको बोलिए कि 1 रुपए का सिक्का डाल दे, सिक्का वही लोग डालेगा जिसको वोट देना है। और कार्यकर्ता की ड्यूटी होती थी मोरल कि आप ध्यान रखना कोई मतदाता 2 सिक्के नहीं डाल दे। और मैडम उसके सामने पप्पू यादव चुनाव लड़ते थे, जो बाहुबली थे, पैसा था, धन दौलत थी, सब कुछ था उनके पास। मैं आज के टाइम में एक दौर चल रहा है कि सत्ता के लिए 3 चीज चाहिए, मसल्स, मनी एंड माइंड। तो मैडम वो तीनों चीज यूज करते थे। बट मैडम अजीत सरकार उनको चुनाव हराते थे और वो विधायक बनते थे। पर उनका एक सिद्धांत था कि कभी मैडम वो किसी से 1 रुपया चंदा लेते नहीं थे, कभी घर पे भी नहीं रुकते थे, और बिल्कुल एक सिंपल सोवर जमीनी धरातल पे लाइफ जीते थे और जनता के काम करवाते, जनता सुखी रहती थी। लास्ट में पप्पू यादव को उनको मारना पड़ा था, तब पप्पू यादव नेता बन पाया। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि नेताओं ने अपने खर्चे बढ़ा लिए, अपनी उपेक्षाएं बढ़ा ली कि मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। पर ये आई नॉट लाइक दिस, मैं इसको अच्छा भी नहीं समझता।
बट जी आज समय बदल रहा है, पूंजीवादी दौर है, सब इसका कारण है। एक पूंजीवादी व्यवस्था जो हावी हो रही है अपने वर्ल्ड वाइज, इसका दौर इसका कारण है। और इसमें राजनेताओं का ज्यादा दोष कम, ये पूंजीवादी व्यवस्था हावी हो रही है, इसका ज्यादा दोष है। जी, तो पूंजीवादी व्यवस्था तो दोष है, लेकिन शिवचंद साहू जी, क्या हमारे राजनीतिक व्यवस्था में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को अब पुख्ता नहीं किया जाना चाहिए कि जिस राजनीतिक दल के पास पूर्ण बहुमत है, यानी राजस्थान में जिसके पास 101 सीट है, वैसे ही किसी भी राज्य में जो उस राज्य विधानसभा का बहुमत का आंकड़ा है, जिस राजनीतिक दल के पास वो नहीं होगा, तब तक राज्यपाल उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित ही नहीं करेगा। शिवचंद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शिवचंद जी ये कुछ तकनीकी परेशानी से जूझ रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी के दौर में है, अडॉप्ट करने की कोशिश सब लोग कर रहे हैं। जी शिवचंद जी, आपने सुना? मैं नेट की हाँ, प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ कहीं गाँव में। जी जी जी, गाँव में हूँ, मेरा थोड़ी सवाल नेट की प्रॉब्लम के कारण आवाज कम आ पा रही है। अभी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं शिवचंद जी? मैं नेट की प्रॉब्लम के चलते आपकी आवाज को पूरा सुन नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगी, तब तक हेलो। मैं सनी सेबेस्टियन जी के पास जाती हूँ। सनी जी, क्या अब ये समय नहीं आ गया है कि ऐसे निर्दलियों से, ऐसे बगावती लोगों से इस राजनीति और समाज को बचाने के लिए राज्यपाल के स्तर पर, कॉन्स्टिट्यूशन के स्तर पर इस बात पर क्लियर मैंडेट होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होना चाहिए कि जिस राजनीतिक दल के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित ही नहीं करना है? नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ये इलेक्शन तो बहुत महंगा एक्सरसाइज है। एक इलेक्शन के बाद मेजोरिटी नहीं है, फिर क्या दोबारा इलेक्शन करवाएंगे क्या? एक तो ये है। दूसरा, ऐसा भी नहीं है, आप इंडिविजुअल्स जो लड़के आ रहे हैं उनका तो राइट है, हर एमएलए का तो राइट तो समान है। उनका क्यों, मतलब वो तो मेरे ख्याल से वो कोई खराब लोग नहीं है। इलेक्शन जीत गए, पब्लिक मैंडेट से इलेक्शन जीता है, उनका राइट बाकी एमएलए का राइट की तरह ही है। दूसरा कंसेप्ट ये है, 1967 में राजस्थान में सुखाड़िया जी को इसीलिए गवर्नर डॉक्टर संपूर्णानंद ने इनवाइट किया था। वो मेजोरिटी उनके पास सिंगल पार्टी मेजोरिटी था। वैसे तो मेजोरिटी नहीं था कांग्रेस के पास, लेकिन सिंगल पार्टी, सबसे बड़ा सिंगल पार्टी कांग्रेस था, इसीलिए उनको इनवाइट किया। उसके बाद बड़ा प्रॉब्लम हुआ, जयपुर में फायरिंग हुआ, 7 लोगों का या 9 लोगों का मतलब डेथ हुआ। ये सब हुआ है, कभी पहले कभी मतलब राजस्थान में बाद में भी कभी उस तरह का स्थिति नहीं हुआ। और राजगोपालाचारी के टाइम में चेन्नई में भी ये हुआ था, मद्रास में भी। ये मेजोरिटी जो सबसे बड़ा पार्टी को इन्वाइट करते हैं, मेरे ख्याल से फेयर इनफ है। मतलब इस तरह का ही डेमोक्रेसी चलता है। डेमोक्रेसी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट भी है, ऐसा नहीं है वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइज करके डेमोक्रेसी नहीं चलता। ये पब्लिक है, पब्लिक है तो सिचुएशनल एथिक्स भी होता है, जो सिचुएशन के हिसाब से सही गलत भी होता है। इसीलिए इतना रिजिड स्टैंड आपको नहीं लेना चाहिए इस पर। जी, तो ये रिजिडिटी अगर नहीं आएगी तो ये विंडो हमेशा खुली हुई रहेगी, फिर विधायकों और बगावतों का दौर लगातार जारी रहेगा और फिर नामांकन की आखिरी तारीख से नामांकन वापस लेने तक खूब मोल भाव भी होगा। शिवचंद साहू जी, टिकट वापस, मतलब जो नामांकन अपना वापस लेंगे वो पैसे भी लेंगे ऐसा कहते हैं, बहुत उन्हें प्रॉमिसेस भी होंगे कि भाई आपको सरकार अगर आ गई तो इस तरह से एडजस्ट किया जाएगा, और क्या कुछ होता है शिवचंद जी? शिवचंद जी का सॉल्यूशन अभी मुश्किल है। आप बताइए भीमराज जी, दो तो बातें हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने बताई, और किस किस तरह की सौदेबाजी होती है फिर इन 3 दिनों में, होगी आने वाले 3 दिनों में?
सौदेबाजी कुछ नहीं होती है मैडम। इनसे क्या कहा जाता है, या तो आपको संगठन में या सरकार आने पे आपको कोई पद पे, या आपको कोई आगामी लोकसभा में या जिला परिषद, पंचायत समिति चुनाव, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम चुनाव में आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, आपको कोई उसके लिए आपको दिया जाएगा। तो ये सारी संगठन और सरकार के हिसाब से जो चीजें होती है उनके लिए उनको मान मनोवर की जाती है, और बाकी सब जिसमें और जितनी जो पार्टी जो कामयाब और होती है वो उसको सक्सेस होती है। और जिनको नेतृत्व की तरफ से इशारा है कि आप जाइए, नॉमिनेशन भरिए और जो पार्टी का कैंडिडेट है उसको हराइए, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होती है? ऐसा नहीं देखने को मिलता मैडम, कोई नहीं करता ऐसा। कोई अपने पार्टी संगठन के अंदर फूट डालना कोई नहीं चाहता है, और कोई संगठन का बिखराव नहीं चाहता है। सब संगठन को एकजुट रखना चाहते हैं। कितने उदाहरण ऐसे सिर्फ 2018 के चुनाव से देखे जा सकते हैं। हम बाकी पीछे नहीं जाएंगे बहुत ज्यादा, लेकिन चंद्रमुखी जी कुछ कह रही हैं। जी चंद्रमुखी जी। मीना जी, अभी जाखड़ साहब का बयान था, इन्होंने बताया कि पूर्णिया का उदाहरण दिया था, बिहार का। तो मैं इनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन हमेशा हमें गुजरा वक्त अच्छा लगता है। वर्तमान में जो चल रहा है वो हम नहीं देख पाते हैं, ये हमारी विडंबना है। आज हम देखते हैं हमारे पास ऐसा नेता आज भी मौजूद है। अरविंद केजरीवाल 2013 में उनके पास कुछ नहीं था, चद्दर लेके चंदा इकट्ठा किया था। मैडम लोकपाल कहाँ गया? 45 करोड़ के बंगले तैयार हो रहे हैं, और आपके भगवत मान को तो दारू पी के नशे में जर्मनी में उतार दिया जाता है। मैडम थोड़ी तो शर्म करो आप। कैसे कैसे आप ये क्या उदाहरण दे रहे हो? आप अखबार पढ़ लो, आज से मैं 3 महीने का अखबार दिखाता हूँ राजस्थान के, आपके 10-10 लाख के ऐड आते हैं। मैडम ये ज्ञान आज तो मत बांटिए आप लोग। कैसी बातें करती है मैडम? दिस इज नॉट लाइक दिस। आज ऐसा उदाहरण, और आप बरसाती मेंढी की तरह आज आप सत्ता लगे लालची लोग आप यहाँ के। आपने कौन सा आंदोलन किया राजस्थान के अंदर? एक उदाहरण बता दीजिए मेरे को। कौन से गरीबों के लिए कानून लड़ा है? कौन सा किसानों के लिए लड़ा है? आज मौका प्रस्त हो गया, आप सरकार में सरकार की लालसा के लिए आ रहे हो। मैडम थोड़ी तो शर्म करो। क्या है केजरीवाल ने ऐसा क्या काम कर दिया देश के किसानों के लिए, देश के नौजवानों के लिए? कुछ नहीं। ऐसा मत ज्ञान बांटिए आप। कम से कम आप ये बात कर रहे हैं मैडम, पत्रिका भास्कर में ऐड देखिए ना, इनके 20-20 लाख के रोज ऐड आ रहे हैं। कौन सा ज्ञान बांट रहे हो आप लोग? कौन से आप गाड़ियों? आप मुझे एक उदाहरण बता दीजिए। आज अरविंद केजरीवाल हेलीकॉप्टर कूद रहे हैं पंजाब सरकार का, किस उद्देश्य से यूज कर रहे हैं वो लोग? ऐसा मत कीजिए मैडम। बात का विरोध नहीं कर रही, मैं आपकी बात का समर्थन कर रही हूँ। आप समर्थन करिए, तो आप ये मत बोलिए कि अरविंद केजरीवाल ये कर रहे हैं, ये मत बोलिए। इससे चिढ़ हो रही है हमारे को, इस बात से हो रही है कि आप ये कर रहे हो कि हमारे साफ सुथरे नेता। ये मत बोलिए आप। भीमराज जी, आपकी पहचान, आपकी सौम्यता और आपके शब्द है। आप प्लीज उन पर ध्यान दीजिए और उन्हें बनाए रखिए। मैं उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो राज्यपाल जी ने कहे, उसका जवाब दे रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल के प्रति आपका जो गुस्सा है, अरविंद केजरीवाल ने जो विचारधारा से मैडम कह रही है कि उसी तरह के नेता में, उसी तरह के नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल ने अपनी जो छवि बनाई थी, अरविंद केजरीवाल ने अपनी जो छवि बनाई थी, उससे वो अब एकदम उलट व्यवहार कर रहे हैं। वो एक गलत बात है। You are right. चंद्रमुखी जी, इस बात को बहुत कम लोग दरअसल इस बात पर चिंतन कर पाते हैं, या डिबेट्स में, चैनल्स में, या बौद्धिक डिस्कशन में कुछ जगह ये बात जरूर होती है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल आज जैसे हैं, उस वक्त भी वैसे ही थे। उन्होंने उस वक्त जो कहा था, प्लीज मेरी बात सुनिए चंद्रमुखी जी, जिस अन्ना के आंदोलन को प्लेटफॉर्म बनाकर उन्होंने अपनी बात रखी, जिन रेलवेज के कंपार्टमेंट में वो सफर किया करते थे, वो सब इतिहास हो गया है। और अन्ना के आंदोलन को प्लेटफॉर्म बनाकर जिन लोगों की मदद से वो जहां पहुंचे, उसके बाद उनका सबका क्या हाल हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं। नहीं, अन्ना हजारे के साथ एक विनोद राय और थे, कह के निदेशक थे, उनका भी नाम लीजिए आप। चंद्रमुखी जी, बात ये है, मुद्दा ये है की टीम के साथ किया जा रहा है, तो ये सच्चाई है, आप इसको स्वीकार करेंगे, ये हकीकत है। आपने बताया कि जिस आंदोलन में जो रेलवे के कंपार्टमेंट में सफर करते थे, उस टाइम वो एक आंदोलनकारी थे, ये सच्चाई है। उसको जनता ने जिता के आज सीएम बनाया है, तो सीएम के कुछ प्रोटोकॉल से उनको जो जिम्मेदारियां हैं, जो दायित्व हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि उसी कंपार्टमेंट में बैठ के आज दिल्ली और पंजाब और
ये गुजरात और जहां तक वो जिस तरीके से अगर वो ऐसा करते तो वो अरविंद केजरीवाल कहलाते, आम आदमी पार्टी कहलाती। अब वो राजनीतिज्ञ कहलाते। अरे चंद्रमुखी जी, आप त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे थे 25 साल, मणिक सरकार, उसका स्टोरी उठा के पढ़िए, फिर आप राजनीतिक प्रवक्ता की तैयारी करके आइए और फिर बहस में आइए। यदि इस मुद्दे पे बहस करिए तो मैं आपको 10 मुख्यमंत्रियों नाम गिना दूंगा जो आज कैसे सफर करते थे। हाँ, फिर आप ये दोगलापन मत लाइए। आप जिस सारे सरकार चला रहे हो हमें सब पता है। एजेंसियां जिम्मेदार है। ईडी है जिसको 2014 से पहले यूपीए का तोता कहा जाता था। ईडी क्यों नहीं आती? आपकी और मेरी ईडी नहीं आ सकती ना। बात ये कि ईडी किसके यहाँ जा रही है? अगर किसी के पास कुछ है ही नहीं तो आ जाए दिन में 10 बार ईडी, क्या प्रॉब्लम है? 25 साल सीएम रहे थे, बणिक सरकार एक बार भी ईडी गई है? बता दो। इनकम टैक्स गया तो बता दो मैडम, आप कौन सी आपको ही समझना पड़ेगा। आदर्शवादी बातें करना चाहते हैं, हकीकत में आप उन चीजों को स्वीकार करना नहीं चाहते। हम स्वीकार करना चाहते हैं पर उड़ता पंजाब भी देखना नहीं चाहते। जो तस्करी हो रही है उस पे क्या लगाम लगाया आपने? कौन सी तरफ ले जा रहे हो? कौन सी आपका असली रूप सामने आ गया। पूरे देश को, दुनिया को शिक्षा मॉडल दिया है। पूरे देश को ये है ना, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो इंश्योरेंस कंपनियों से आप स्वास्थ्य सुविधाएं अचीव नहीं कर सकते। उसके लिए आपको हॉस्पिटल्स बनाने होते हैं, उनके लिए आपको मोहल्ला क्लिनिक बनाने होते हैं। चिरंजीवी योजना की बात करते हैं, आयुष्मान योजना की बात करते हैं। पैसा आपका इलाज नहीं कर सकता, उसके लिए आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए आपको स्टाफ चाहिए, उसके लिए आपको व्यवस्था ही चाहिए, जो किसी ने नहीं की है। सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाया। जबकि अरविंद केजरीवाल ने 1.5 साल में अभी भगवंत मान की सरकार। मैडम, भगवंत मान की दारू बंद करा दीजिए, युवाओं में बहुत अच्छा संदेश जाएगा और देश का नाम बदनाम नहीं होगा। जर्मनी से हवाई जहाज से नीचे उतार दिया था पायलटों ने। पहले आप इस काम को पहला काम एक काम कर लेना, आज ही कर लेना, ताकि दो देश। भीमराज जी बीच में नहीं बोलना है। भीमराज जी प्लीज भीमराज जी बीच में नहीं बोलना है। मीना जी, मैं बस सी बात कहना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ, राजनीति किस दिशा में जा रही है। दोनों ही प्रवक्ता बोल रहे थे, ये दोनों इंडी गठबंधन के पार्ट हैं, फ्यूचर की पॉलिटिक्स के पार्ट हैं इंडी गठबंधन के। आम आदमी पार्टी भी, कांग्रेस भी, और साथ साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालत क्या है आप देख लीजिए। नेशनल लेवल पर यही हालत होने वाली है। हम नेशनल लेवल पर यही तमाशा देखने वाले हैं। आप नहीं, तमाशा शुरू हो चुका। मैंने बगावतियों को मौका पूरा है, इसीलिए उनके पास इस वक्त सौदेबाजी का पूरा समय और अवसर है। शिवचंद जी बोलिए, शिवचंद जी बोलिए। और शिवचंद जी को उत्साह है दोनों। सुनाई देंगे। शिवचंद जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी ताजा गठबंधन हुआ था और गठबंधन के नेताओं ने तय किया था कि हम एक पॉलिसी पर काम करेंगे, और जो मैं डिबेट सुन रहा हूँ इससे लग रहा है कि गठबंधन के नेता जो अपने पार्टी के विचार जो प्रकट कर रहे हैं, इससे तो साफ लगता है कि ये तो भानुमति का गुरबा बन गया है और ये किस तरीके के आदर्श की बात करते हैं। सही कहा भीमराज जी ने कि जो दोगलापन केजरीवाल जी ने दिखाया, जब सत्ता में नहीं थे तो आचरण कुछ और था, सत्ता में आए तो आचरण कुछ और हुआ। और जिस तरीके के हालात पैदा कर दिए पंजाब में भी जो आश्वासन दिए, आज किसान वहां का भी परेशान है। वहां एमएसपी पर फसल खरीदने की बात की, वो भी नहीं कर पाई। तो ये तो साफ हो गया कि केजरीवाल की बोखला है और वो लोगों को गुमराह करने का काम करते, देश के विकास की बात नहीं। कार्यक्रम को विराम देने का हो गया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, न्यूज 24 के लिए अपना समय निकालने के लिए। न्यूज 24 पर आज हमने यही समझने की कोशिश की है, हमारे दर्शकों के लिए, आम आदमी के लिए, उस वोटर के लिए जिसके वोट से इस प्रदेश की सरकार तय होगी, उसे ये जानना जरूरी है कि जितने इस वक्त नॉमिनेशन भरने वाले लोग हैं उनमें से कौन असली दावेदार हैं और कौन इस वक्त सौदेबाजी के मूड में है और कौन कितनी बड़ी कीमत खुद की लगाता है। आने वाले दिनों में देखते हैं हम। बहरहाल न्यूज 24 पर हमारे साथ आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।